Hello friends, welcome to Engineer Sections classes. I am your teacher मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्योरम के स्पेशल केस पढ़े थे, ठीक है। और उससे पहले हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। अभी तक का हमने जो थ्योरम कंप्लीट करी है वो है सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ठीक है। ये जो थ्योरम्स हमने 4 थ्योरम पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं, जो बाकी थ्योरम जो हम पढ़ेंगे आगे वो इंपॉर्टेंस तो है पर उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोस्टली फ्रेम होते हैं, बट जो हमने अभी तक का 4 थ्योरम पढ़ी है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम उन थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और अगले लेक्चर में भी हम जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आप लोग के अगर कोई डाउट्स हो तो वो आप हमसे मुझसे ये कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 एम्पेयर, 1 ओम, 2 ओम है, और क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द थेवेनिन मॉडल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें थेवेनिन मॉडल बनाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये ईएस के एग्जाम में भी आया था और एक बार जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इसका पहले हम आरटीएस निकालते हैं। आरटीएस निकालेंगे, देखते हैं। आरटीएस निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय आरटीएस निकालते हैं। आरटीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल आर से रिप्लेस करना है, फिर आरएल को हटा के वहां से हमें आर निकालना है। तो देखो ये वोल्टेज सोर्स है, ये क्या हो जाता है शॉर्ट, करंट सोर्स क्या हो जाएगा ओपन। तो ये तो भाई ओपन हो गया, ये दोनों क्या हो गया आपस में शॉर्ट हो गए, सही है। ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आरएल हो गया। तो देखो अगर हम इसको खोलें सर्किट को पूरा बना के, ये सर्किट इस तरह का बन गया। अगर आप इसको खोलोगे तो इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 हो गया। तो 1 और 2 ये दोनों क्या आ गए आपस में पैरेलल में आ गए। तो आरएल आ गया 2 पैरेलल विद 1, कितना आ गया 2 × 1/2 + 1, कितना आ जाएगा इसका 2/3 विच इज इक्वल टू नियरली 0.66 ओम, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको मैं दिखाता हूं कैसे। आपको पता है, देखो ये शॉर्ट होना है, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो 2 × 1/2 + 2/3 इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। तो आप कभी भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय डायरेक्टली। आप उसको वर्बली सॉल्व करने की हैबिट बनाओ। उससे होता है क्या है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बन जाती है। बिकॉज अगर मैं डायग्राम बनाने से वो करूंगा सॉल्व तो थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो आप जब आपका, बिकॉज आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन होते हैं, आपको पेपर नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है आपकी स्क्रीन में वो आपका बना होता है। तो अगर आप स्क्रीन में अगर ऐसे देख के इसको क्या कर सकते हो सॉल्व, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा सेव हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मैं इसको आप यहाँ पे दिखा दिया कि आरटीएच कितना आ गया मेरा। आरटीएच इक्वल टू 2 पैरेलल विद 1 कितना आ गया 2/3 0.66 ओम आ गया। तो आरटीएच की वैल्यू जो आनी चाहिए, अगर हम थेवेनिन मॉडल ऐसे बनता है, थेवेनिन मॉडल के लिए हमारा वीटीएच और आरटीएच होता है। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, आरटीएच हमारा कितना आ गया 2/3 ओम। अब हमें निकालना है वीटीएच कितना आएगा, ठीक है। वीटीएच निकालते हैं, वीटीएच निकालेंगे, देखते हैं। पूरा कर रहा हूँ। वीटीएच निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था आपको क्या करना है। जहां पे आपका आरएल लगा है उसको आप हटाओ और आप उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालनी। जो यहाँ पे वोल्टेज होगी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, यहाँ पे जो हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वही हमारी क्या होगी वीओसी भी होगी। तो ये हमारी यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वीओसी निकल के आएगी, वही एक तौर से हमारी क्या है वीटीएच। वे उसको कैसे निकालेंगे वोल्टेज, देखो वीओसी जो है ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में पैरेलल में आ रहे हैं। तो जो वोल्टेज 2 ओम में होगी वही वोल्टेज वीओसी होगी और वही क्या होगी हमारी वीटीएच भी होगी। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें 2 ओम में क्या निकालनी है वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी 2 ओम में हमें वोल्टेज निकालनी है। तो 2 ओम में कैसे वोल्टेज ये निकालते देखते हैं। मैं लेट सपोज अज्यूम करता हूं कि 2 ओम में करंट है x। 2 ओम में करंट कितनी है x है। तो 2 ओम में करंट x है, करंट ऐसे एंटर कर रही है, बाहर निकलेगी x। तो यहाँ वोल्टेज कितनी जाएगी वीओसी कितनी जाएगी, देखो करंट इंटू वोल्टेज कितनी जाती है,
करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज आएगी, तो ये 2x हो जाएगा। तो मुझे अब x निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरी VOC आ जाएगी। अब तो ये x आ रही है, यहां से जो करंट आएगी वो इसी के बराबर होगी, तो क्योंकि यहां से करंट डिवाइड तो होने वाली है नहीं क्योंकि ये ओपन पाथ है, तो जितनी करंट यहां फ्लो करेगी उतनी करंट यहां फ्लो करेगी, तो यहां पे x है, तो यहां पे भी करंट कितनी होगी, क्या होगी, x होगी। तो यहां भी करंट कितनी x रहेगी, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट हमारा क्या हो गया, बन गया। तो यहाँ पे x हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई। अब हम एक लूप लगा लेते हैं, देखो एक लूप लगा लेते हैं इसको लेके, यहाँ से मैंने क्या करा, एक लूप ले लिया, लूप ले लिया। मैंने आपको जब आपको मैंने KVL केस पढ़ाया था, मैंने वहाँ आपको स्पेशल केस में ये बताया था कि कभी भी हम करंट सोर्स को लेके लूप नहीं वो करंट लगाएंगे, क्योंकि जब भी अगर मुझे कहीं करंट निकालनी है तो मैं करंट सोर्स को इंक्लूड नहीं करता हूं, बिकॉज क्योंकि करंट सोर्स का जो इंटरनल आर होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो आर्बिट्री आती है, अननोन हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे करंट सोर्स को इंक्लूड नहीं किया, मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को इंक्लूड किया। तो एक केवल मैं लूप लगा लेता हूँ, इस लूप का पाथ ऐसा है, अब इसने किलोगे 10 प्लस 10 माइनस 5 माइनस एक्स 1 इंटू एक्स और माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 3x। तो x इज हाउ मच, x इज इक्वल टू 5/3 एम्पेयर। तो करंट कितनी आ गई, 5/3 एम्पेयर। अब इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 5/3 कितना आ गया, 10/3, 10/3 वोल्ट, और वी कैन से 3.33 वोल्ट। तो ये 10/3 वोल्ट आ गया और ये कितना आ गया, 2/3 ओम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पहले आरटीएच निकाला, फिर हमने बीटेच निकाला। कई बार एग्जाम में इसका अगर नॉर्टन पूछ दिया आपसे, पहले अगर थेवेनिन पूछा और आपसे फिर नॉर्टन पूछ दिया, तो आपको नॉर्टन निकालना, तो आपको सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि थेवेनिन का करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, नॉर्टन ही होता है। कैसे निकालते हैं, देखो नॉर्टन में करंट होती है और रेजिस्टेंस होता है। एक करंट सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो सीरीज में था वो पैरेलल में आ जाएगा और करंट सोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, I इक्वल टू V/R। तो 10/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसिल 5, इसका आंसर कितना आ गया, 5 एम्पेयर आ गया। तो इस तरह हमने इसका नॉर्टन मॉडल भी आपका फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जेई के एग्जाम भी, जेई का जो एग्जाम होता है उसमें यही क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो आपको सिर्फ टेक्निक करनी है और आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या है, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा था थेवेनिन, इसका इसने कुछ नहीं दिया था, ये डायग्राम आपको बनाया था और ये डायग्राम की इक्विवेलेंट, ये I और IN और RN की वैल्यू पूछी थी। एक्चुअली ये I था और R था, मैंने IN लिख लिया, ऐसा था, I और R था। ठीक है, पूछा था I और I की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको एज अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हो और इसको आप एज अ थेवेनिन से नॉर्टन का कन्वर्जन भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसका नॉर्टन थेवेनिन मॉडल निकालना है। तो होगा क्या, ये 2 ओम जो है यहाँ आ जाएगा इसमें, और जो I की वैल्यू कितनी आएगी, I आ जाएगा 5/2, ऊपर को एरर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, इसकी एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि इस वोल्टेज सोर्स, कभी देखो ऑप्शन में, एक ऑप्शन जो एग्जाम के क्वेश्चन में आता है उसमें एक ऑप्शन था I इज इक्वल टू -2.5 और एक ऑप्शन था I इज इक्वल टू +2.5। दोनों ऑप्शन थे, एक +2.5 था, एक -2.5 था। तो आपको कैसे डाउट होगा कि वो आपका आंसर तो 2.5 आएगा, लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो कैसे आपको देखना है कि देखो ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसका प्लस कहाँ को, ऊपर को है, तो करंट ऊपर को ही फ्लो की जाएगी। तो करंट सोर्स का साइन कहाँ को है, ऊपर को ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। बट अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें और एरो कहाँ था, नीचे को था, एरो कहाँ था, नीचे को था, बाकी सब सेम था, क्वेश्चन में कोई चीज नहीं थी। और बोला था कि I की वैल्यू क्या होगी। उस दौरान आप बोलोगे देखो ये तो ऊपर करंट फ्लो करा रहा है,
इसका एरो कहाँ है, ये नीचे है, तो मतलब ये एक्चुअल में ऊपर को जा रही है और साइन गलत दे रखा है। तो मतलब क्या, उसके केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे होते हैं, ऑप्शन होता है एक +2.5 एम्पेयर कॉमा 2 ओम, और दूसरा ऑप्शन होता है -2.5 एम्पेयर कॉमा 2। आपको कंफ्यूजन लग गया कि प्लस लूँ या माइनस लूँ, तो प्लस लेना है या माइनस लेना है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के एरो कैसे कैसे। अगर ये करंट ऊपर को आ रही है, इसका भी एरो ऊपर है तो आप प्लस लगाओगे, अगर ये ऊपर को है ये माइनस नीचे को, मतलब अगर रिवर्स चल रही है करंट, इसी करंट अगर नीचे को, इसी करंट ऊपर को है, ये इसी करंट ऊपर नीचे को, इसका करंट ऊपर को है, तो वहां पे साइन किया जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन आया इज -2.5, 2 एम्पियर। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इस क्वेश्चन में ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो ध्यान देने का है कि कई बार एग्जाम में छोटी छोटी गलती हो जाती है, वो गलती ना रहे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने आपके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी तक का हमने जितनी भी थ्योरम पढ़ी थी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये थ्योरम जो है चारों थ्योरम एसी सर्किट एज वेल एज डीसी सर्किट दोनों के लिए वैलिड है। हमने ऑलमोस्ट डीसी वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं, एसी वाले बहुत कम किए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डीसी में वैलिड होती हैं, एसी में वैलिड नहीं होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरम्स आर वैलिड फॉर डीसी, एसी बोथ और नन ऑफ दो। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ, दोनों के लिए वैलिड होती है, डीसी के लिए भी एज वेल एज एसी के लिए भी। ठीक है, तो उसी पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, ये एसी को लेके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। और आपको मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो स्पेशल केस नंबर सेकंड था, वहां पे ये मैंने आपको करवाया हुआ था, बताया भी था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का ही ये क्वेश्चन है, एसएससी जेई वाले का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, एक बार 2015 के आसपास और एक बार 2017 में भी आया हुआ है। इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार उसने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पावर पूछी है और एक बार उसने आई वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट जो हमें सॉल्व करना है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेडल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। आपको मैंने बताया था, देखो ये भी इंपीडेंस फॉर्म है, ये भी इंपीडेंस फॉर्म में। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जेडल कितना हो जाता है, जेडल इज इक्वल टू जेटीएच का क्या कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है ना। तो उसको हम यहाँ पुट करते हैं, इसको डालते हैं यहाँ पे, कितना आएगा देखो, ये हो गया 10 + J20 का कॉन्जुगेट, कितना आ गया 10 - J20। तो जेडल की ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 - J20। तो ये इसका आंसर, पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। और ध्यान दो, ये 10 - J20 एक किस ट्रैक पर लोड हो गया, मैंने जब बात था मैंने आपको बताया था RC लोड, तो इट इज अ कैपेसिटिव लोड। क्या बिहेव कर रहा है, लाइक अ कैपेसिटिव लोड की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेव लाइक अ कैपेसिटिव लोड। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, सॉल्व हो गया। वो एग्जाम में ध्यान देना, वो लोड भी पूछता है और नेचर ऑफ द लोड भी आपको पूछता है। नेचर ऑफ द लोड पूछता है। नेचर ऑफ द लोड 3 टाइप के कोई भी लोड हो सकते हैं, रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव और इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, रजिस्टिव प्योर R हो गया, इंडक्टिव RL हो गया और कैपेसिटिव RC हो गया। तो जहां पर अगर प्लस आता तो आप बोल लेते हैं RL है, माइनस है तो RC है। अगर सिर्फ 10 आएगा, कुछ और नहीं आएगा, J नहीं आएगा, तो आप बोलोगे R है। ठीक है, बाकी ऐसा होता क्यों है, हम अपकमिंग लेक्चर में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है। मैक्सिमम पावर तो करंट होती है वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस का ऐड करेंगे। एसी है तो एसी में हम फेजर फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है, जिन्होंने फेजर नहीं पढ़ी है, अगर जिसको नहीं आती वो भी हम लेक्चर्स में आगे लगी अपकमिंग लेक्चर फेजर पढ़ेंगे, बट मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला वही है, वोल्टेज अपॉन टोटल। जिस तरह हम डीसी में जोड़ते हैं उस तरह एसी में जो करते हैं जोड़ते हैं, बट सिर्फ यहाँ पे एक साइन आ जाता है, ऊपर से फेजर साइन आ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है मेरे पास 5∠0°। इंपीडेंस कितना है, जेटीएच कितना है, जेटीएच है 10 + J20, 10 + J20 प्लस, और जेडल कितना है 10 - J20, 10 - J20। ये J20 कैंसिल, कितना हो गया 20, 5/0° अपॉन कितना हो गया 20, ये कट गया इससे कितना 4,
1/4 कितना होगा 0.25, तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई 0.250 डिग्री एम्पेयर। तो करंट इज हाउ मच 0.25 एम्पेयर हमारी करंट है। तो पहले पार्ट का जो आंसर है करंट इज हाउ मच, करंट इज 0.25 एम्पेयर। ठीक है, जेडल कितना आया मन निकाल लेता हूँ वहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। इसका मैं डेरिवेशन से भी निकाल सकता हूँ और डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, बहुत मेथड है। पहला मेथड तो जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है बुकों में, मैंने वही लगा ले रहा हूँ क्योंकि कौन सा वही बैठ रहा है। सिंपली पावर फॉर्मूला कितना था, VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH था ना फॉर्मूला, लिखा था मैंने आपको। VTH कितना है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4RTH कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 10, तो 5 2 जा 5 5 जा 5/8 वॉट आपकी क्या आ गई, पावर आ गई। एक तरीका तो ये है देखो, और दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लोड बना है वो कैसा बना है, RC बन गया, निकाला हमने कितना है 10 ओम है और कितना है -j20 ओम। ठीक है, ये सेकंड में आपको मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड आप डायरेक्टली आ सकते हो, सेकंड मेथड और क्या हो सकता है देखते हैं। ये ऐसा था मैक्सिमम पावर के लिए, ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है 0.25 और बोल सकते हो 1/4, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। अब जब भी पावर करंट इसके अंदर से आएगी लोड के अंदर से, तो यहाँ दो चीजें, एक R और एक C। हमेशा जो पावर ड्रॉ करता है वो कौन ड्रॉ करता है, रेजिस्टिव करता है। रेजिस्टेंस ही हमेशा P ड्रॉ करता है। पावर हमेशा, अगर आपके पास कोई भी ये सर्किट है RL RC RLC, कोई भी सर्किट आपके पास है, जो पावर ड्रॉ करता है वो कौन ड्रॉ करता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस कौन है, 10 ओम है, तो 10 ओम की पावर कितनी होगी, I² R हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल टू I² R। I कितना है हमारे पास 1/4 का होल स्क्वायर और R कितना है 10, तो 10/16 आ गया, कितना गया 5/8 वॉट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमने तीनों पार्ट निकाल लिए, जेडल भी निकाल लिया, I भी निकाल लिया और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी निकाल लिया। आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो I² R करके, और आप चाहो तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये SSC JEE में 2015 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि नॉर्टन करंट निकालनी है A और B के बीच में। जो A और B का जो टर्मिनल है, इसके बीच में हमें नॉर्टन करंट निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 16 ∠36, 20 ∠0, 10 ∠0 और 14 ∠36। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें नॉर्टन करंट निकालनी है। नॉर्टन करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहला स्टेप देखो, ये AC है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भले DC भले AC हो। आपको मैंने बता रखा है, कॉन्सेप्ट एक ही है ना, हर किसी में कॉन्सेप्ट एक ही, आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, मैं इसमें भी नॉर्टन ये क्या कर दूंगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे लास्ट में भी। ठीक है ना, पहले हम नॉर्टन करंट निकाल लेते हैं। तो नॉर्टन करंट निकालने हमें क्या करना पड़ता है, टर्मिनल को क्या मानना पड़ता है, शॉर्ट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, शॉर्ट। इसको क्या करा मैंने, शॉर्ट मान लिया। जब इसको शॉर्ट मारा तो देखो यहां पे करंट कितनी आ रही है, 15 ∠0 डिग्री। तो मान लो यहां पे कहीं पे करंट सोर्स रहा होगा जिसकी करंट कितनी आ रही है, 15 ∠0। ऐसा एज्यूम कर लो कि यहां पे करंट सोर्स है कि जिसकी एंगल कितनी आ रही है, 15 ∠0 आ रही है। जब आपने शॉर्ट मारा, जब आप किसी चीज को शॉर्ट मारते हो, ठीक है, जब आप किसी चीज को शॉर्ट मारते हो तो उसके पैरेलल में जितने भी लोड होते हैं वो बाईपास हो जाते हैं। ध्यान देना, लोड बाईपास होते हैं, सोर्स बाईपास नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई, लोड बाईपास होते हैं, सोर्स बाईपास नहीं होते हैं। अगर रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर आप एक शॉर्ट लगा दोगे तो रेजिस्टेंस बाईपास का मतलब है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसमें कोई करंट ही फ्लो करिए। अस्तित्व खत्म होने का मतलब क्या है कि उसमें करंट ही फ्लो करिए। अब किसी चीज में करंट ही फ्लो नहीं कर रही है तो वो चीज हमारे सर्किट का पार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल में, सब पैरेलल में आ गए। देखो पैरेलल चल रहा है, तो इसके पैरेलल में कोई लोड साइड है, ये लोड साइड बन रही है, ये सोर्स है, ये लोड है। तो जो ये ब्रांच है ये टोटली हमारी क्या हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। बाईपास मतलब इसको हटा देंगे, तो इसको हटा देता हूं यहां से, बाईपास कर दिया, इसको मैंने हटा दिया पूरा। ठीक हो गया। अब देखते हैं यहां से करंट कितनी है। देखो यहां से आ रही है 15 ∠0 डिग्री, 15 ∠0 डिग्री।
जो कि यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे कितनी आ रही है, देखो यहाँ से नीचे कितनी आ रही है, 25 एंगल 0 डिग्री की बाहर आपको यहाँ करंट कितनी होगी, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ की जो करंट होगी आई वो कितनी होगी, 25 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5, कितना हो गया, 5 एंगल 0 हो गई। तो यहाँ जो करंट होगी कितनी होगी, 5 एंगल 0। तो मतलब यहाँ से नीचे करंट कितनी आ रही है, 5 एंगल 0। सही लिखा मैंने, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि डायरेक्शन नीचे को फ्लो हो रही है ना, ये प्लस माइनस कहाँ को, नीचे को, तो करंट नीचे को फ्लो हो रही है। तो नीचे करंट कितनी फ्लो कर रही है, 5 एंगल 0 डिग्री। यहाँ से कितनी आ रही है, 15 एंगल। तो यहाँ से टोटल इसी टोटल ब्रांच में जो करंट नीचे को फ्लो हो रही होगी वो कितनी है, 5 एंगल 0। तो 15 एंगल 0 में से 5 एंगल 0 यहाँ जा रही है, तो बचे कितनी, 10 एंगल 0। तो 10 एंगल 0 कहाँ चलेगी, देखो मैंने जब सबके एंगल सेम होते हैं ना, तो अब ये नॉर्मली ये आपका एडिशन डिवीजन जाता है। और अगर एंगल सेम नहीं होते हैं तो ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वहाँ यहाँ पे लगाते हैं। वो हम जब फेजर पढ़ेंगे मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये 50 - 5 कितना, 10। तो 10 एंगल करंट यहाँ फ्लो हो गई। तो ISC जो नॉर्टन करंट कितनी होगी, 10 एंगल हमारी 0 डिग्री हो गई। तो नॉर्टन कितनी आ गई, 10 एंगल 0। तो ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन में A B C D। तो ऑप्शन का आंसर कितना, इसका आंसर हो जाएगा 10 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के बाद फ्रेम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कभी भी अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है उसके पहले ना जितनी भी लोड आप उसको हटा लो, फिर करंट उसको फ्लो कराओ। आपको ये जो फेजर वाले क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं करवाए, क्योंकि ये आपको जब तक फेजर हम नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जब हम फेजर पढ़ेंगे वहाँ मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। यहाँ मैंने वो क्वेश्चन वो करा है सॉल्व जो कि आपसे हो पाएंगे आसानी से, इसलिए मैंने वो यहाँ पे आपको करा दिए, ठीक है। तो इसलिए 10 एंगल 0 आ गया। अच्छा, अगर इसमें नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना बोला तो वो कैसे निकाल, देखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना था, ये 15 था, 15 ओम था, और ये 15J15 ओम था। तो बोलता है नॉर्टन वो निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस RT दोनों सेम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सोर्स को कर लेते हैं ओपन, मतलब जो भी सोर्स होता है उसको इंटरनल बेस कर लेंगे। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट। ये शॉर्ट हो जाता, करंट तो यहां से 0 कर दो, करंट ओपन हो गई। तो अब यहां से हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों किसमें आ गया आपस में पहले, तो RTH और RN, एक्चुअली उसको हम ZN बोलेंगे क्योंकि AC चल रहा है ना। ये दोनों पैरेलल में कितना जाएगा, 5 पैरेलल विथ 15 + J15। तो वही फॉर्मूला Z12 अपन Z + Z2 5 × 15 अपॉन J + 15 अपॉन 5 + 15 + J15 कर लोगे 75 + J75 अपॉन 20 + J15। तो ये हमारी क्या आ गया, इतना इम्पिडेंस आ गया, ठीक है। बट इम्पिडेंस नहीं पूछा है, ये पूछा है आपके बेसिकली जो एग्जाम्स आएंगे, जब AC में कोई आपका सर्किट बनता है, AC में अगर आपकी कोई थ्योरम अप्लाई होगी तो उसमें VTH और या फिर नॉर्टन करंट ही पूछता है। इम्पिडेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत कम आता है एग्जाम में। वहीं जब DC आता है, जब भी DC का कोई क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा, उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। लेकिन वही जब क्वेश्चन AC का आएगा तो वहाँ एलिमेंट्स कम होंगे, क्योंकि AC में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है कि फेजर क्या लेते हैं। लेकिन जब आप फेजर सीख जाओगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन SSC JEE में 2015 में आया था, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने चार क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे, ठीक है, जो थेवेनिन के भी थे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के भी थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको लगता है डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए। मैं अगले लेक्चर्स में या उसके बाद मतलब कभी भी आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।